रेडॉक्स रिएक्शन जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो हमें देखने को ही मिलता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका काम, कुछ लोगों के दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन पक्का पक्का देखने को हमें मिलता है। और अगर हम चाहें तो इसे वन शॉट में भी कवर कर सकते हैं, तो आज मैं ट्राई करता हूं कि आपको वन शॉट में ये वीडियो कवर करके देता हूं। पूरी रेडॉक्स रिएक्शन वन शॉट में लगभग ये 45 मिनट के अप्रॉक्स या फिर 1 घंटे के अप्रॉक्स में पूरा आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आप प्रॉपर अच्छे से करने के बाद हर एक क्वेश्चन लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए टाइम नहीं खर्चा करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों कि रेडॉक्स रिएक्शन अगर हमें पढ़नी है तो कैसे पढ़ते हैं। चलिए आज हम वन शॉट में रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन, अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं बच्चों, तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है अगर आपको इसे पढ़ना है तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना, नाम ही है रेड ऑक्स। ओके, दरअसल बात ये दो टर्म से डिफाइन हुआ है। किससे? एक तो बेटा रिडक्शन वर्ड इस्तेमाल किया गया है यहाँ रेड ऑक्शन से, इसका ए वर्ड, और यहाँ से क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया बेटा? ऑक्सीडेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया यहाँ। ओके, तो आप ध्यान रखना, एक रिडक्शन वर्ड है, एक ऑक्सीडेशन वर्ड है। ओके, यस यस बेटा, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले आपको एक दूसरी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इस आपको जानकारी हासिल करनी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले सीखते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता। तो देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट सीखने के लिए कुछ रूल्स हैं, जिस रूल्स को फॉलो आप कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय आप अगर देखें बेटा, तो जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, एंड रुबिडियम हो गया, एंड सो ऑन, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, फिक्स होता है। ओके, एंड ऐसी प्रकार से अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एंड सो ऑन, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 होता है, इनका फिक्स है। अगर ऐसे कुछ कुछ फिक्स वालों की बात कर रहे हैं ना, जैसे फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ये भी फिक्स होता है। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, फिक्स होता है। ओके, कुछ ऑक्सीडेशन के कुछ ऑक्सीजन का कुछ जगहों पर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है, जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देता। जैसे कभी भी, जैसे पोटेशियम है, अब लिखा गया बेटा K2O2। अब आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाए, तो देख बेटा, एक पोटेशियम पोटेशियम कितना होता है बेटा? +1 होता है। तो एक पोटेशियम +1 है तो इंटू 2 है। ओके, प्लस के एक ऑक्सीजन का मान लो x है, तो 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2x इक्वल टू नेट 0 होता। आपके पास x की वैल्यू कितना आ रही? तो -1 आ रही। कितना आ रहा है बेटा? एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन मतलब O2 - 2 है, और इसे कहा जाता है बेटा पर ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? पर ऑक्साइड। मतलब पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1 होता है। इसी प्रकार से कभी O2 - 1 हुआ तो इसे बोला जाता है बेटा सुपर ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? सुपर ऑक्साइड। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, अब इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा? तो आप एक्स मेथड से निकालोगे तो माइनस के हाफ आएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। सुपर ऑक्साइड देखने को, ये तो बेटा पर ऑक्साइड का केस है। दूसरा, अगर KO2 लिखा है तो ये सुपर ऑक्साइड होगा। ओके, ऐसे में चर्चा करूं और भी कुछ जनरल एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल, जैसे K2O लिख दिया। आप देख बेटा, अब यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रहा है, इसीलिए इसे क्या नाम किया है बेटा? इसे ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ऐसे कुछ और जनरल एग्जांपल है, जैसे OF2, ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ होती है तो ऑक्सीजन का माइनस नहीं बल्कि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो फ्लोरीन का माइनस है, इसका क्या होगा बेटा? प्लस। तो यहाँ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 होगा। ऐसे पांचवा केसेस अगर आपको मैं बताऊं, तो जैसे O2F2 है, O2F2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का होने वाला, वो क्या होने वाला बच्चों? +1 होने वाला। ओके, तो ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट हमने जनरल जनरल आपको कॉन्सेप्ट से निकलवाए। ओके, और भी चर्चा करते हैं। ऐसे एक एक जनरल रूल एक और है। ऐसे अपने पास और भी कुछ रूल्स आते हैं, जैसे वो रूल्स फर्स्ट मान लीजिए, रूल सेकंड क्या है? जैसे सिमिलर टाइप के दो एटम आपस में जुड़े हुए, तो इनका इनमें से किसी एक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जब लिखोगे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 0 आएगा। इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल में जैसे P4 है, P4 में फॉस्फोरस का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम बोलो तो बेटा क्या है? 0, क्योंकि सिमिलर टाइप के एटम मिलकर के बना हुआ, कोई इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं हुआ होगा।
इसी प्रकार जैसे S8 है, S6 है, ऐसे एंड सो ऑन, O2 है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जैसे F2 है, जैसे Cl2 है, एक्सेट्रा। जैसे ये सभी एलोट्रोपिक फॉर्म हो गए या फिर डाइमर फॉर्म में हो गया। अगर सिमिलर टाइप के एटम अवेलेबल है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। इसी प्रकार से थर्ड बात है, मान लीजिए बेटा इनका एक एटम ए है, एक एटम बी है। मान लीजिए इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। यदि ऐसा है कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बेटा आप एक ही काम कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। कैसा ईजी तरीका है? बी का ज्यादा, जिसका ज्यादा उस पर माइनस, जिसका कम उस पर प्लस। जैसे इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो जिसका ज्यादा है उस पर -2, जिसका कम है उस पर +2। जैसे ए बी के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो जिसका ज्यादा उस पर -3, जिसका कम उस पर +3। डिपेंड ऑन बॉन्ड। ओके, बॉन्ड के हिसाब से आप काम चला सकते हो। ऐसे में बेटा एक और भी पॉइंट बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नोट पॉइंट है। इसको आप कहीं पर भी लगाओ, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए मैं आपसे चर्चा करूं तो हाइड्रोजन एटम जो होता है जब भी कभी नॉन मेटल के साथ होता है, क्या होता है बच्चों? जब भी कभी हाइड्रोजन एटम किसी नॉन मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है बच्चों? +1। यदि यही हाइड्रोजन एटम किसी मेटल के साथ लगा होता है, किसी मेटल के साथ लगा होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? -1 होता है। क्या आपको ये बात क्लियर नजर आया कि नहीं? ये आप ये नोट पॉइंट आप ये ध्यान रखना, फॉर हाइड्रोजन एटम मेटल के लिए दिस एंड नॉन मेटल के लिए दिस। ओके, अब आप ये फिक्स है तो अब और इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में बेटा जैसे ए रहा H2SO4। अब अगर आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए, मैं देख रहा हूँ। दूसरा H3PO4 में इसका बताओ। तीसरा H2CO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। PH3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ऐसे 7 नंबर HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। H2S2O7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। H4P2O7 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। CrO3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। K2Cr2O7 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। K KMNO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। जल्दी जल्दी खटाखट लिखो, खटाखट लिखो लिखो। देख बेटा अब मैं बताते चलता हूँ, चलो चलो फास्ट फास्ट स्पीड बढ़ानी है बेटा। देखो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है मतलब प्लस, मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस। ओके, एंड सल्फर का पता नहीं तो एक्स मान लो। ऑक्सीजन कितना होता? -2 होता है तो एक ऑक्सीजन को -2, 4 ऑक्सीजन तो -8 इक्वल टू नेट 0। नेट चार्ज क्या है इस स्पीसीज पर? 0। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? +6। डन। ऐसे बेटा 3 हाइड्रोजन का तो +3, प्लस के फॉस्फोरस जिसका पूछा उसका एक्स मान लिया। 4 ऑक्सीजन है तो -8 नेट 0, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई? +5। ऐसे ही बेटा हाइड्रोजन का कितना माने? +2, क्योंकि नॉन मेटल के साथ है। कार्बन का एक्स मान लो, एक ऑक्सीजन का -2, 6 ऑक्सीजन 0 और नेट 0 है तो एक्स की वैल्यू कितना आ रही देख लो भाई? +4। यहाँ देख बेटा हाइड्रोजन का कितना मानोगे? +2, प्लस के सल्फर का एक्स इक्वल टू नेट 0, तो एक्स की वैल्यू कितना आ रही? -2। ऐसे फास्फोरस का एक्स मान लो, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, +3 मान लो, नेट 0 है, ये 3 है ना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? -3। नाइट्रोजन का एक्स मान लो, प्लस के हाइड्रोजन का +3 मान लो, नेट 0 है तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? -3। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। इधर देखो जैसे इस अब हाइड्रोजन यहाँ भी नॉन मेटल के साथ है तो इसका बेटा देख बेटा +1 मान ले बेटा, प्लस के इसका एक्स मान ले, -6 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? +5। इसका मान ले बेटा हाइड्रोजन का +2 प्लस के एक्स और इंटू 2x, एक सल्फर का एक्स, 2 सल्फर 2x माइनस के एक ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता है? 2 माइनस के 2 तो -14, नेट 0 है, तो बेटा यहाँ से चला जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी? +6। ओके, +2 चला जाएगा, -12 उधर जाएगा, +12 हो जाएगा, आ जाएगा ना। इसका +4 हो गया, प्लस के 2x, एक फॉस्फोरस का हमने x मान लिया, माइनस के 14, नेट 0 है तो 4 चला जाएगा तो 10 बचेगी, 10 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितना आएगी बेटा? +5। ऐसे क्रोमियम के निकालो बेटा, क्रोमियम का तुम मान लो x, एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? -2, तो -6 नेट 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी?
+6, हाँ या ना? इसका जरा निकालो K2Cr2, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत फेमस है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता ही होना चाहिए। ओके, इसका बेटा पोटेशियम का क्या होता है, अभी अभी बताया, तो मेटल है +1 होता है, तो 2 पोटेशियम 2 प्लस, एंड एक क्रोमियम का x माना, तो 2 क्रोमियम है 2x माइनस के 14, नेट क्या है बेटा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगी +6। ऐसे कि MnO4 में एक का प्लस, Mn का मान लो बेटा x, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और -8, नेट क्या है 0, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितना आएगी +7। क्या ये कैलकुलेट कर लिया करोगे क्या? ऐसे ही आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने आना चाहिए। ऐसे और कुछ एग्जांपल है, एक और भी जनरल रूल है, अगर मान लीजिए कभी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आ जाए, किससे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अब क्या कर देना पड़ेगा, उसके वैलेंस सेल के बराबर कर देना। जैसे एग्जाम्पल में, ये बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है यहाँ के सारे, आप ध्यान भी रख, जैसे CrO5 में बेटा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट x माइनस के कितना होगा 10, नेट 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +10। अब +10 ये पॉसिबल नहीं है, गलत है। तो बेटा इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के 6 होते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो आपको सही सही दिख जाएगा। क्रोमियम का CrO5 का स्ट्रक्चर होता है बेटा बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब देखो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर अगर बनाया है, गुड, बहुत तो देखो खटाखट आप क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करो, चला जाएगा। चलिए निकालो बेटा इससे। इसका ईएन ज्यादा है, इसका ईएन कब, तो एक बॉन्ड होता है जब, तो उसमें ऐसे लिखा जाता है -1 +1 -2 +2 -1 +1 -1 +1। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है +6, डन। चलिए आगे बढ़ जाएं। चल आपको ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा बहुत सारे बता दिए हैं, आ जाइए और बताता हूँ। इसी में और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2S2O8, इसका निकालो बेटा। तो इसका मान लो बेटा +2 प्लस के 2x माइनस के 16 = 0, x की वैल्यू +7 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इसका मतलब इसका x की वैल्यू +6 इज मोर करेक्ट। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता बेटा, इसमें दरअसल बस परऑक्सी लिंकेज अवेलेबल है। ओके, परऑक्सी लिंकेज होने के कारण बेटा आप देखो इसका लिखो ना, +1 +2 +1 +2, अब देखो यहाँ से आपको +6 मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट इनके आपको समझने पड़ेंगे। जैसे इधर देखो थर्ड एग्जांपल, H2SO5, इसका मान लो बेटा निकालो। तो +2 प्लस के x माइनस के 10 = 0, x की वैल्यू क्या आ रहा है +8, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या होगा +6, सल्फर के आउटर मोस्ट 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर को जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये बात से आप सहमत हो? यस, यही आपको ध्यान भी रखना। ऐसे ही बेटा और भी एक दो एग्जांपल है आपके लिए, होमवर्क है, आप आंसर अभी भी डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, आंसर दे सकते हो आप। H4P2O8 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, H3PO5 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, K3CrO8 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपके लिए होमवर्क है। K2CrO4 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, MnO3F में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, MnO4-2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इजी है, MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट,
ऐसे बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट हैं, आप बता सकते हो। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। आ जाओ बेटा कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट और भी सीखते हैं जनरल रूल से कि इसके बिहाफ पे बेटा चार्ज ऑन स्पीसीज के बिहाफ पे, कुछ स्पीसीज पर कुछ जनरल चार्ज होते हैं, उसके बिहाफ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ते हैं। जैसे NH4 कहीं पर भी दिखाई दे किसी के साथ जुड़ा हुआ, तो NH4 पर एक प्लस चार्ज होता है, ये ध्यान रखोगे इजी हो जाएगा, +1 चार्ज होता है। ऐसे कहीं किसी से SO4 जुड़ा होता है तो SO4 पर -2 चार्ज होता है, ध्यान रखोगे जल्दी सवाल सॉल्व होगा। CN कहीं लगा हुआ तो उस पर -1 होता है, तो -1 चार्ज ध्यान रखोगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। NH3 कहीं पे लिखा होता है तो इस पर चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल मानकर चलोगे पूरे स्पीसीज पर चार्ज, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। H2O कहीं लिखा तो इस पर चार्ज 0 होता है, इस देख लो न्यूट्रल है तो इस पर भी इसी प्रकार से कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा तो यहाँ पर भी चार्ज 0 है। ओके, कहीं पर EN लिखा है तो यहाँ पर भी चार्ज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मिथाइलिन डाइअमाइन वाला ये 0। कहीं पर OX लिखा, OX इज द ऑक्सैलेट C2O4-2, तो इस पर -2 चार्ज होता है। GLY ग्लाइसिनेट, तो इस पर -1 चार्ज होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की भी बातचीत थोड़ी बहुत मैं कर इसलिए रह रहा हूँ, जरूरी है। कहीं पे SCN लिखा था, इस पर -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज आपको ध्यान रखना। ऐसे इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं EDTA की बात करूं तो EDTA पर -4 चार्ज होता है, लेकिन जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, ये बात को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बहुत सारे इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चल देख, अगर मैं जैसे कुछ एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1 है KF3CN6 ब्रैकेट आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। दूसरा क्वेश्चन है K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तीसरा क्वेश्चन है FeNH3 6SO4 पे निकालो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसी प्रकार से NiH2O6 आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है बेटा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें आयरन का निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और इसके अंदर अवेलेबल फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, NH4 का होल ट्वाइस SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, NH4 PO4 इसका होल थ्राइस फास्फोरस और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी अभी बता देता हूँ। देख बेटा, जैसे CaOCl2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे पूछता है तो देख बेटा मैं बताते चल रहा, इसका स्ट्रक्चर होता है CaOCl एंड Cl, ब्लीचिंग पाउडर वाला मामला। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो यहाँ बेटा कैल्शियम का यहाँ पे +1 +2 होगा दोनों की वजह से, तो यहाँ -1 होगा, यहाँ पर भी -1 होगा। लेकिन बेटा इस क्लोरीन का, इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसकी वजह से इस पर -1 इस पर +1। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक का -1 है एंड एक का +1 है। सवाल ये भी पूछता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, तो 0 है। एवरेज कितना है, 0 है, कि इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके सामने, 0 है। आप ये क्या बात ध्यान रख पाओगे क्या? आ जाओ इसी बात पे बेटा, ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कवर होता है, आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको कैलकुलेट करवा दिया क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते समय हम बेटा कैलकुलेट करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। ओके, एन फैक्टर का कैलकुलेशन बहुत इजी है। पहला केस आयंस के केस में, आयंस के केस में अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो एन फैक्टर इज इक्वल टू लिखना है नंबर ऑफ आयंस, ओके, पर मोल। क्या लिखना बेटा, नंबर ऑफ आयंस पर मोल। ये आप लाइन याद रख लो, नंबर ऑफ आयंस पर। क्या बात समझ में आ गई क्या? इससे आपको बेटा एन फैक्टर किसी आयंस के लिए आ जाएगी। एक दो एग्जांपल भी दे दे रहा हूँ, जैसे बेटा Mg+2 है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा, 2। इसी प्रकार से Al+3 है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा, 3। अंडरस्टैंड? ये आपके लिए आयंस के लिए एन फैक्टर का कैलकुलेशन बता दिया। ऐसे सेम केसेस हैं आपके लिए बेटा। सेकंड केस में ले आता हूँ आपको, एन फैक्टर बताता हूँ बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर एसिड एंड बेस। किसके लिए बेटा, एसिड एंड बेस की एन फैक्टर का कैलकुलेशन। तो बेटा
एसिड और बेस में एन फैक्टर इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मोल। एक मोल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इससे आप निकाल सकते हो बेटा किसी भी एसिड और या बेस का एन फैक्टर। बस कुछ लोगों को छोड़ करके जो आप ऑक्सी एसिड में पढ़ते हैं जिसकी बेसिसिटी दरअसल बस बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर नहीं होती, वो आपको सर लोगों ने बताया, वो ध्यान रखना। बस उसके अलावा तो आपका एन फैक्टर ऐसे ही निकालना। जैसे एग्जाम्पल की चर्चा करें, एग्जाम्पल्स में क्या है बेटा, जैसे अपने पास H2SO4 है तो इसका एन फैक्टर कितना है, कितना है 2। जैसे HCl है तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ, जैसे NaOH है तो इसमें देख लो हाइड्रोजन कितने, एक। जैसे FeOH का होल थ्राइस है तो इसका एन फैक्टर 3। जैसे H3PO4 है तो इसका एन फैक्टर 3। अंडरस्टैंड। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ओके, जैसे KH C2O4.5H2C2O4 इसका एन फैक्टर कितना है, तो देखो बेटा 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 11। एन फैक्टर कितना है बेटा 11। इसके एक मोल में 11 हाइड्रोजन है तो 11 हाइड्रोजन का डोनेशन होगा, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना है 11 है। अंडरस्टैंड। आ जाओ। अब बेटा एन फैक्टर एसिड बेस का आपने निकाल लिया। ऐसे थर्ड केस आता है, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर एसिड एंड बेस रिएक्शन। ओके, एसिड बेस रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन का एन फैक्टर कैलकुलेट करते समय एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनेशन, क्या नंबर ऑफ डोनेशन किसका, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान नंबर ऑफ H प्लस, या फिर ऐसे लिख लो यहाँ पे, एक मिनट, एक नंबर ऑफ H प्लस या OH माइनस डोनेशन बाई एसिड एंड बेस। ओके, एसिड और बेस जितने नंबर ऑफ H प्लस या OH माइनस डोनेट करते हैं पर मोल। ओके, ध्यान रखना बेटा हमेशा इन फैक्टर पर मोल लिखते हैं, पर मोल उसे क्या बोला जाता है बेटा, इन फैक्टर कैलकुलेशन। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा तो देखो, जैसे NaOH है, रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से और बना रहा है बेटा क्या, अब एसिड बेस रिएक्शन होती सॉल्ट ही बनाता है, क्या बनाता है Na2SO4 बनाया, 2 मोल और प्लस के H2O रिलीज। ओके, अब देखो बेटा सल H2SO4 कितना H प्लस डोनेट किया, 2 H प्लस अपना डोनेट किया ऑन रिएक्शन, इसका एन फैक्टर 2 है। NaOH ने कितना OH माइनस डोनेट किया बेटा, इसका 2 मोल 2 OH डोनेट किया, तो 1 मोल कितना डोनेट करेगा, 1, तो इसका एन फैक्टर कितना है 1। अंडरस्टैंड। एन फैक्टर आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही एक आध एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूँ, जैसे KHC2O4.4H2C2O4 प्लस के KOH के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवा दिया और हमने बनाया क्या, K2C2O4 डॉट डॉट के 4 KHC2O4 बनाया। ओके, अब मैं पूछूं इसका एन फैक्टर बताओ, तो देखो जब रिएक्शन कर रहा था तो इसने कितने, इसका 1 मोल कितने हाइड्रोजन डोनेट किए थे, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 4 हाइड्रोजन, 4 बचा, 4 डोनेट कर दिया, तो टोटल एन फैक्टर कितना आ गया बेटा 5। एक यहाँ से और 4 यहाँ से डोनेट करके वो वहां चला गया, अभी 4 रखा हुआ। ओके, तो इसका एन फैक्टर जितना H प्लस डोनेट किया उसका एन फैक्टर उतना है, पर मोल देखना रहता है एन फैक्टर, तो आप निकाल सकते हो। ओके, अब अगला केस आता है अपने पास, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन। किसके लिए बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते, तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर का कैलकुलेशन, और एन फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, इनटू नंबर ऑफ एटम, ओके, पर मोल। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम है वो कौन बताता है बेटा, एन फैक्टर बताता है इन रेडॉक्स रिएक्शन में। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में चर्चा करते हैं, आ जाओ। जैसे K2Cr2O7 जब बेटा ऑक्सैलेट आयन को डिसोसिएट करता है तो ऑक्सैलेट को CO2 में ले जाता है और अपने एसिटिक मीडियम में कहा जाता है, क्रोमियम+3 में जाता है। ये मैंने शॉर्ट नोट आपको बता रखा शॉर्ट वीडियो में कैसे जाता है, आप एक बार नहीं देखें तो उसको देखें CO2 में। तो देखो बेटा अब आपको पता चलेगा, देखो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना +6 और कहाँ जा रहा है बेटा +3 में, चेंज कितने का 3 का, तो इसका इन फैक्टर कैसे लिखोगे, चेंज 3 का और 1 मोल में इसके कितने एटम है 2, तो इंटू 2, तो इन फैक्टर कितना आ जाएगा 6। इससे मिलो बेटा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे गया +4 में, तो देखो यहाँ पे जब यहाँ जा रहा चेंज कितने का 1 का, अब इसका इन फैक्टर लिखो, इन फैक्टर इक्वल टू चेंज 1 का है, इसमें कितने आइटम है 2 आइटम है, क्यों किसके, जिसका चेंज देखते हैं उसी वही आइटम चेक करते हैं, इंटू 2, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। आप ऐसे n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन का। ओके, एक छोटा सा और आता है, जैसे एग्जांपल मैं दूसरा ले रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ होती है। KMnO4 जब रिएक्ट कर रहा है FeC2O4 के साथ तो एक कन्वर्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में, किसमें, Mn+2 में, प्लस के Fe+3 में, प्लस के CO2 में जा रहा है। अंडरस्टैंड? अब मामला क्या है, इधर देखो, अगर मैं मामले से निपटूं तो देख बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। चेंज कितने का आ रहा है बेटा, 5 का। अगर चेंज 5 का है तो इसका एन फैक्टर लिखवाओ। एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 5 इंटू नंबर ऑफ एटम कितने, 1, एन फैक्टर 5 आ जाएगा। अब इससे मिलते हैं बेटा, आयरन के यहाँ +2 है क्योंकि इधर इस पर -2 आता। कार्बन का कितना है बेटा, +3 है। तो आयरन यहाँ से यहाँ जा रहा है, चेंज कितने का, 1 का। इसी मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर दो दो चेंजेस हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो बेटा इस पूरे का घटनाक्रम को आपको लिख लें कि एन फैक्टर इक्वल टू पहले 1 का चेंज है, इनटू नंबर ऑफ एटम 1 है, प्लस के 1 का चेंज है, इसमें नंबर ऑफ एटम 2 है, तो नेट एन फैक्टर कितना आ रहा है बेटा, 3। क्या ये बात आपको समझ में आई? ऐसे आप एन फैक्टर लिख सकते हैं किसी का। अब कुछ बच्चे बोलते ठीक है आप कंफर्टेबल है। अब यार बेटा आपको एक और भी बात बता दूं, एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ओके, उसका एन फैक्टर कैसे लिखते हैं, तो उसका एन फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है बेटा, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन वाली एन फैक्टर इनटू एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन वाली एन फैक्टर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस के एन फैक्टर रिडक्शन। इसका जब सम अप करते हैं तो अपने पास नेट एन फैक्टर आता किसी डिसप्रोपोर्शनेटेड रिएक्शन का। जैसे एग्जांपल में सीखो जरा एग्जांपल, जैसे हमारे पास बेटा I माइनस है, अब ये कन्वर्ट हो गया I2 प्लस के IO3 माइनस। ओके, अब देखो बेटा यही I माइनस कहाँ जा रहा है, अगर देखो तो यहाँ 0 में जा रहा है, और यहाँ कहाँ जा रहा है बेटा, +5 में। तो देखो यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है बेटा, खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। सॉरी, इस माइनस से कहाँ जा रहा है, देखो ना, माइनस से गड़बड़ लिख दिया ना, एक मिनट, ये हमने एक छोटा सा गड़बड़ी कर दिया। I2 कन्वर्ट हो रहा है I माइनस प्लस के IO3 माइनस। अब 0 से माइनस में जा रहा है तो खुद का क्या कर रहा है बेटा, रिडक्शन कर रहा है, और 0 से +5 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। जब भी कोई ऐसा एक पार्टिकुलर एटम, जब एक ही एटम अपना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कर रहा होता है तो उसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाती। तो निकालते हैं, आ जाओ। सबसे पहले रिडक्शन के द्वारा एन फैक्टर निकालते हैं, एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन वाला। तो देख बेटा चेंज कितने का, 1 का। ट्रिक वही है, चेंज कितने का, 1 का। 1, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, एन फैक्टर 2 आ गए। एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन वाला, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाला देखो बेटा चेंज कितने का, यहाँ पे 0 से 5, 5 का। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा, 10। तो नेट एन फैक्टर लिखना है, क्या करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मल्टीप्लीकेशन, 10 × 2 डिवाइडेड बाई एडिशन, तो 10 + 2 तो कितना आ जाएगा बेटा 20 डिवाइडेड बाई 20। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका एन फैक्टर कैलकुलेशन। क्या है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यस। तो इसका एन फैक्टर आपको हमने पूरा ऊपर सभी के एन फैक्टर का कैलकुलेशन भी सिखा दी। ओके, अब आप रेडॉक्स के क्वेश्चन लगा सकते हैं। कहो सर रेडॉक्स के क्वेश्चन और बैलेंसिंग वाला, बेटा बैलेंसिंग वाला बहुत इजी तरीका, आप बैलेंस कर लोगे। अगर नहीं करोगे तो आपके पास नोट्स हो तो आप देख लेना, बैलेंसिंग का बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन, एक लास्ट टॉपिक और, एन फैक्टर कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, एन फैक्टर दो पर्पज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालने के, कभी कभी सीधा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो कभी किसी की इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है तो आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होगा। अगर आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिए बेटा, आपको आराम से उसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। जैसे एग्जांपल में बताऊं, जैसे Al+3, अगर मैं पूछूं इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बेटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 27, इसका एन फैक्टर की चार्ज कितना, 3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 9। अंडरस्टैंड? बस आपको ऐसे निकालना पड़ता है। क्या मामला ठीक है क्या? एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए बेटा ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दूसरा ऐसे एक और एग्जांपल दे दूं आपको, तो एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 है, पूछा जाए इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 98, इसका बताओ एन फैक्टर कितना होगा, एसिड है 2, तो इसका इक्विवेलेंट कितना वेट आएगा बेटा, 49। ओके, ऐसे सिमिलर केसेस हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेडॉक्स है, A+B ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर के कहाँ जा रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहा है, और क्या बना रहा है बेटा, C+D में कन्वर्जन सिखा रहा है। ओके, ए और बी, तो बेटा ये रेडॉक्स है, ध्यान रखना, रेडॉक्स रिएक्शन है, मान लीजिए लेट दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके,
ऐसे आपको जब कोई रिडॉक्स रिएक्शन दी हो तो क्या करेंगे बेटा, ये जब भी कभी कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया तो वर्ड बोलता है इसका इसके साथ टाइट्रेशन करवाया तो ये बनाए, तो वही है ये बेटा। एक्चुअली कुछ नहीं करना, जब भी कोई बोले टाइट्रेशन करवाया, इतना अमाउंट इसके साथ रिएक्ट किया, इसमें कन्वर्जन हुआ, ये सब बोले, तो आप कुछ मत करना, इक्विवेलेंस बराबर कर देना। क्या? ग्राम इक्विवेलेंस बराबर ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ए। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ऐसी ही होती कि सबकी ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, ओके, इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ डी। ओके, ये सभी क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ये मामला आपके काम का है कि सभी का जो ग्राम इक्विवेलेंस होता है वो क्या होता है? बराबर होता है किसी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। अब बेटा, अब बच्चा बोलता है सर ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? तो ग्राम इक्विवेलेंट का बेटा दरअसल वो उल्टा होता है, लेकिन मैं डेरिवेशन की तरफ अपोजिट से जाऊं, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट क्या कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए तो जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला है वो होता है बेटा मोल इनटू एन फैक्टर लिखा जा सकता है। मोल की जगह बेटा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर लिखा जा सकता है। मोलैरिटी एंड एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, तो आप बेटा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर लिख सकते हैं। ये आपके सामने, आप एक बेसिक याद रखो, एन एफ, ओके। इससे आप काम चलाओगे तो आपका ज़्यादा इजी तरीका रहेगा इससे आपको सॉल्व करना, ओके। ये है रेडॉक्स रिएक्शन का थ्योरी पार्ट। आप बहुत इजी है बेटा, आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। डन। थैंक यू बेटा। और भी वीडियो ऐसे आती रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें।